तो जैसे कि हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में पैरेलल सीरीज रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये हमारा शायद लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जो कि होगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक्स जो भी है पावर और एक हीट। तो ये मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, हमें सिर्फ फॉर्मूलास यहाँ पे याद करने के लिए होती है और बाकी सब फॉर्मेलिटीज उसको हम शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, सारे फॉर्मूलास पे एक जगह पे लिख लेंगे और इसके जितने एसआई यूनिट्स हो गए, जितने इंपॉर्टेंट चीज़ हो गए, वो सब कुछ एक बार देख लेंगे। तो शुरू करते हैं आज की काम नाम। थोड़ा बोर्ड खराब हो गया, देखना पड़ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट्स। असल में हीट क्या हो गया, हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे केमिकल इफेक्ट्स, मतलब एक चैप्टर पढ़े थे, शायद आपका सेकंड चैप्टर होगा आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास का, जिसमें हम क्या करते हैं NaCl को लेते हैं, फिर NaOH को लेते हैं, फिर NaCl और HO को मिला के ब्राइन सोल्यूशन बनती है ना। ये सब रिएक्शंस होने के कारण कुछ एनर्जी लॉस होती है, कुछ एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल जाती है, हर रिएक्शन के साथ होती है। मतलब एट द एंड हमारे पास जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट फ्लो करती है, उसमें भी क्या है, जब भी करंट किसी कंडक्टर से जाती है, मान के चलो ऐसे जा रही है, कंडक्टर से जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, बीच बीच में ये जैसे टकरा गए, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है v स्पीड से आगे जा रही है, इधर i इस तरफ होगा, काइनेटिक एनर्जी इस तरफ ही होगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी इस तरफ होगी, क्योंकि v काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर v भी इस तरफ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ गया, मान के चलो यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ गया, कुछ रोकने के लिए आ गया, एकदम से टकराया पट करके। अब क्या हुआ कि यहाँ पे टकराने के बाद क्या होगा, इसका स्पीड कम हुआ होगा, इसका स्पीड कम होगा, उसका स्पीड कम होने से पूरा काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, तो बाकी एनर्जी गई कहाँ पे, बाकी एनर्जी का क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, दैट इज हीट। जब एक काम करो, अगर आप लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ा है 9th क्लास में, आप लोग ये पढ़े होंगे, अगर मैं एक बॉल को 100 मीटर ऊपर से नीचे गिरा दूं, माने कितना भी ऊपर गिरा दूं, सबसे पहले इसमें पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, जैसे जैसे जाती है ये नीचे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी आने के बाद यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर से उठती है, लेकिन इतना ऊपर तो नहीं उठती जितना 100 मीटर है। क्यों ऐसे होती है, क्योंकि इसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है साउंड एनर्जी में, कुछ एनर्जी इसमें चेंज की कन्वर्ट हो जाती है साउंड एनर्जी में, और हल्का सा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, अब जो हीट है ना, ये होते हैं कुछ एनर्जी लॉस, मान सकते हैं कुछ एनर्जी लूज हो गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो जिस तरीके से बॉल नीचे गिरने से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे जब ये टकरा था ना, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होती है, उसी को हम हीट बोलते हैं। अब हीट से क्या होगा, टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो टेम्परेचर चेंज आने के बाद उसमें से रेडिएशन आएंगे, मतलब जो भी अलग अलग हो सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हो गया हीट का डेफिनेशन क्या मतलब बोल सकते हैं, हीट का पूरा का पूरा मतलब क्या हो गया, एक्चुअली हीट क्या होती है। डेफिनेशन आपकी किताब में है, आप से आप रट सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देख फिर से बताऊंगा, जूल्स लॉ में हीट क्या बोलती है, जो हमारी जो हीट है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से, और ये होती है जूल में। हीट का में जूल और किसका है, एनर्जी का भी जूल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा हीट है वो भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है। हम पढ़े हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, उसके बाद उसमें जो हीट एनर्जी, उसमें बहुत सारे एनर्जी आएंगे, आपको पता भी नहीं होगा उसमें सारे एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, ऐसे बहुत सारे एनर्जी से उसको लेवल पर और ज़्यादा एनर्जी से आना स्टार्ट हो जाएगा। एक साल रुक जाओगे ना, इतना सारे एनर्जी से डील करना स्टार्ट करो, इतना डील करोगे पागल हो जाओगे, इतने सारे एनर्जीज मिलेंगे तुम लोग को, कहाँ कहाँ क्या क्या एनर्जीज मिल जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारे पास जो हीट है ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, इसलिए ये से हम जे से हम लोग जूल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे वर्क जैसे ही है ये भी। इसने क्या बोला, जो हीट हमारा जो है, हमने एक्सपेरिमेंट्स किया, ये हीट अगर मैं कंडक्टर में लूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डाल दूँ, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तब हमें पता चला जितना ज़्यादा करंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट देखने को मिला। अगर मैं मान के चलूँ बहुत
सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्पीड में जा रहे हैं, बहुत स्पीड में, 1 करोड़ के मतलब एक बहुत करोड़ एक बहुत ज्यादा 100 मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। 100 मीटर पर सेकंड में जाने के कारण अगर बीच में किसी कहीं पे टकरा गए, ऐसे घुस गए, ऐसे टकरा के चले गए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। एग्जैक्टली तो करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब जो जितना फास्ट चार्ज करेगा, फ्लो करेगा, उतना ही ज्यादा तेजी से किसी चीज से कोलाइड करेगा, जितना ज्यादा तेजी से उससे जिससे भी टकराएगा उतना ज्यादा एनर्जी यूज होगा। तो वही बताता है हीट जो है, एक्सपेरिमेंट से पता चला जितना हम करंट बढ़ा रहे हैं तो हीट भी बढ़ा रहे हैं, हीट भी बढ़ रहा है। किस प्रोपोर्शनली? टू द पावर 1 से बढ़ रहा है, टू द पावर 1 से बढ़ रहा है, टू द पावर सॉरी टू द पावर 2 से बढ़ रहा है। कितना कितना से पावर 2 कितना? अगर मैं आई को एक 2 गुना कर दूंगा, 2 गुना करंट का मैंने डबल कर दिया ना, करंट को मैंने डबल कर दिया ना, डबल कर दिया, तो मेरे को दिखाई दिया कि जो हमारी हीट है ना वो 4 टाइम्स हो रही है। भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है। करंट को मैं बस डबल कर दिया तो हीट ज्यादा 4 टाइम्स ज्यादा रिलीज कर रही है, ज्यादा हीट रिलीज कर रही है। तो हमने किससे प्रोपोर्शनलिटी दिखा? स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी दिखा। तो हमने क्या किया? एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके। कैसे एक्सपेरिमेंट किए? हम लोग कंडक्टर में लिए, कंडक्टर में लेने के बाद आई को हम लोग फेंक दिए, इससे हम लोग किसी कोलाइड मतलब कोलाइड किया, यहाँ से एनर्जी लॉस हुए, वो एनर्जी लॉस को कैलकुलेट किए, वो किससे प्रोपोर्शनल आया? आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल से आया है। हमने ये रख लिया। बहुत बढ़िया, ये हो गया आई स्क्वायर। फिर से हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर से हम एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ज्यादा डूबे। फिर देखिए जहां पे जिस कंडक्टर है उस कंडक्टर में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं एकदम ऐसे ऐसे पड़े हुए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन आ रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से घूमेगा तो ये बहुत बार टकराएगा, ऐसे ऐसे टकराते हो जाएगा, बहुत ज्यादा बार टकराएगा। जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा, उतना ज्यादा हीट कोलाइड करने से हीट रिलीज होगा, और जितना हीट रिलीज होगा हमें इतना पता चलेगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? हीट से। तो हम लोगों ने क्या किया? हीट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर से एक और चीज चेक की, और किससे प्रोपोर्शनल हो सकती है? नेक्स्ट ये टाइम से भी प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ज्यादा देर तक करंट फ्लो करूं, ऑब्वियसली हीट ज्यादा निकलेगा। कम देर तक करूं, कम देर के लिए करूं तो कम हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा देर करूं तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ये भी हमको पता चला। इसको अभी मेरे को पता चल गया ये दोनों का फॉर्मूला इक्वल है। ये ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस नाम की एक चीज होती है जो आपने मतलब कुछ महीने बाद ही पढ़ लोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कुछ ही महीने बाद। अभी क्या दिसंबर है, दिसंबर आने के बाद लोग जब भी पढ़ रहे होंगे, नया नया नहीं पढ़ रहे होंगे, कभी किसी भी टाइम पे पढ़ रहे होंगे, एक कुछ ही महीने बाद तुम लोग 11th आओगे, 11th में पहले यही पढ़ोगे, डायमेंशनल एनालिसिस। तब आप यही देखोगे, ये दोनों डायमेंशनली सेम आ जाएंगे। ओके, इसका पता चल गया ये दोनों सेम है। तो अब फॉर्म हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं व्हाट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, इट स्टेट्स दैट heat produced in a conductor, heat produced in a conductor is directly proportional to the square of amount of the current flowing and resistance and time taken. And current कितना flow हुआ? देखो, it states that the amount of heat flowing through the conductor is directly proportional to I square, and it's directly proportional to R resistance, and it's also directly proportional to time period, and that is known as Heat's law of Joule's law of heating. ये हम लोग क्या बोले? Joule's law of heating. तो अभी तो ये हो गया ना, ये चीज मुझे मिल गया, H is equal to I square RT, ये तुमको मिल गया। ऐसा है क्या? ओ अब मेरे को समझ में आया, वो ऐसी होती है क्या? तो ये सब कांस्टेंट तो कुछ आना चाहिए। कांस्टेंट क्यों है? इसका कांस्टेंट मानना है। RT I स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा है, I स्क्वायर RT लिख देता हूँ। ये कांस्टेंट जो है ना, ये मानना है, एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट से किया और समझ में आया। अब मैं इसे प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये सही है या गलत है। इसे प्रूफ कैसे करें? अब देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू क्या, बताओ, कोई बताओ? वर्क डन बाय चार्ज। ओके,
V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। अब क्या मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकता हूँ, वी क्यू लिख सकता हूँ? हाँ, मैं वी क्यू भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाई चार्ज को मैं वी क्यू भी लिख सकता हूँ, मतलब वी क्यू भी लिख सकता हूँ। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है, Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़े ना? मैं टी को आई के पास लेके आता, इसे यहाँ पे लेके आया, क्या हो जाएगा आई टी। अब मैं इसे पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी आई टी। दैट्स अनदर फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला, इसे भी याद करके रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी हम लोगों ने शायद और इसे वी आई टी और उसके बाद ये एक और फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, वी आई टी। सबसे पहले आपको क्या रखना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दूसरा आपको क्या याद रखना है, और W क्या हम यही हो जाएगा हीट। मैंने क्या बोला था, ये सब एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है। तुम इसे एक ऐसा लिख सकते हो, H इज इक्वल टू वी आई टी। और कौन सा फॉर्मूला लिख दिया, वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर, हाँ वी स्क्वायर बाय आर टी। और अगला फॉर्मूला है हमारे पास, वो है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। एक और फॉर्मूला है, ऐसे आता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू, ये एक और फॉर्मूला है। आपको ये तीन फॉर्मूले याद करने, किसके लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये तीन फॉर्मूले याद करने। ये हम लोग डेफिनेशन से किए, ये हम ऐसे प्रूफ किए, इसका भी एक प्रूफ है ये, लेकिन बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है बताने, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके ओके, अभी क्या बच गया, अभी बच गया हाँ एप्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इन सब का हीट का यूज क्या होगा। सबसे पहले बचपन में हम लोग, हमारे आप सबके बचपन में जो बल्ब्स मिलते थे ना, वो बल्ब्स टाइटेनियम से बने होते थे। क्यों टाइटेनियम से बने होते थे, क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बल्ब को हम ऐसे इसलिए डिनोट क्यों करते हैं बताता हूँ। एक्चुअली पहले बल्ब्स जो होते थे ना ऐसे होते थे, ऐसे यहाँ से ना ऐसे करके एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर हुआ करता था, ये फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर था, ठीक है, इसे फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर था। ये किससे बना होता था, टाइटेनियम से बना हुआ था। किससे बना होता था, टाइटेनियम से बना होता था। क्योंकि टाइटेनियम से बना होता है, इसका हाई, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होती थी, बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना आसानी से मेल्टिंग नहीं होता था। जब इसमें बहुत ज़्यादा मैं हीट, मतलब करंट फ्लो करूँ, इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस करते हैं। जब हाई रेजिस्टेंस करते हैं, बहुत करंट डालते हैं, तो यहाँ से लाइट इमिट होना स्टार्ट हो जाती है, हीट के फॉर्म में हीट होना स्टार्ट होती है। फिर हमें दिखती है कि ये वाला जो बल्ब है वो ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरीके से बल्ब ग्लो करना स्टार्ट किया। इसी कंप्लीट प्रोसेस को एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हो गया किसका, एनर्जी का, मतलब जो हीट है उसमें, सॉरी टंगस्टन यूज करते हैं, आई गेस टंगस्टन करते हैं, प्लैटिनम करते हैं, टंगस्टन से करते हैं, सॉरी मैं भूल गया हूँ, इसे हम टंगस्टन से करते हैं, मेरा माइंड थोड़ा सा ये हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसे हम टंगस्टन से बनाते हैं, हम एक्सट्रीमली सॉरी, इससे बनाते हैं, हम बनाते हैं टंगस्टन से, जिससे ग्लो होती है, जिससे हम लाइट एनर्जी आ पाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज। फ्यूज भी है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज, ये मैं लिखूंगा बाद में। नेक्स्ट है फ्यूज। पहला एप्लीकेशन क्या था, बल्ब में, दूसरा एप्लीकेशन क्या हो गया, फ्यूज में, तीसरा चौथा एक बताऊंगा, और एक और बताने देखिए, एक और बार बताऊंगा। नेक्स्ट है फ्यूज। फ्यूज काम कैसे करता है, देखो ये मान के चलो तुम्हारा एसी है,
आहा, हवा आ रहा है, मस्त मस्त हवा आ रहा है, हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा, एसी। अब मान के चलो ये 1000 जूल ऑफ हीट को सह सकता है। ये कितना सह सकता है? 1000 जूल को सह सकता है। इससे ज़्यादा हो गया तो एसी खराब हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया तो एसी खराब हो जाएगा। अब हमारे पास जो पावर आती है ना, जहाँ से मतलब करंट आती है ना, करंट कनेक्ट होते हुए ऐसे आती है। कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है। कभी एक्स्ट्रा जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर्स ऐसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स में वो बाद में समझ समझ आपकी ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, इससे जब वोल्टेज डिफरेंस में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसमें जब वोल्टेज का अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाती है, मतलब लो वोल्टेज नहीं कर पाता, ज़्यादा वोल्टेज कर लेता है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है। अगर ये 1000 जूल से ज़्यादा आ गया तो एसी बंद, 50,000 रुपया वेस्टेड। क्या आप चाहेंगे 50,000 वेस्ट हो? नहीं चाहेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके आगे एक फ्यूज डाल दिया, एक फ्यूज ऐसे कुछ डाल दिया। इस फ्यूज को हम बनाए हैं एक ऐसे मेटल से जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। बल्ब में टंगस्टन यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और फ्यूज में हम आपके कोई एलॉय यूज करते हैं, शायद कोई ना कोई एलॉय यूज करते हैं, एक एलॉय यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, और फ्यूज भी ऐसे ही बना होगा। अब जब करंट यहाँ से ज्यादा आएगी, वोल्टेज ज्यादा आएगी, मान के चलो ये फ्यूज 600 जूल से सकता है, ठीक है, अभी ये 1000 जूल सह सकता है, लेकिन 800-900 जूल ही मान लेते हैं हम सेफ जोन में रहने के लिए, इससे कुछ इफेक्ट ना हो। 1000 जूल सह सकते हैं, इसको थोड़ी है कि 1000 जूल का फ्यूज रख सकते हैं, हो सकता है 900 में भी इसका खराब हो जाए कुछ, हम और इसका बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है मान के चलो 750 जूल में। तो हम लोगों ने क्या किया, 900 जूल से एक ऐसा अलॉय को रखे जिससे वो मेल्ट हो जाएगा, 900 जूल में मेल्ट हो जाएगा। जब एक्सेस वोल्टेज आ जाएगी, जब एक्स्ट्रा हीट आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होके खत्म हो जाएगा। मेल्ट होके खत्म हो गया, यहाँ से और करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा वोल्टेज आ गया। तो इसको बचाने के लिए ना, इस चीज़ को बचाने के लिए ना, ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम कहते हैं फ्यूज, जो दूसरों को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूज। देखो कितना मेहनत किया इसको बचाने के लिए। अगर इससे ज़्यादा इसे 1000 जूल से रहने के लिए 900 जूल हम डाले हैं, 900 जूल में ये बढ़ गया, ये बच गया जूल फ्यूज का काम ये होता है। इसलिए जब कभी हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, हाई वोल्टेज हो जाती है, तो हम बोलते अरे भाई फ्यूज उड़ गया, भाई फ्यूज उड़ गया, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका फ्यूज उड़ चुका होता है। क्योंकि ये वाला चीज़ है, आपको एसी में कोई गड़बड़ नहीं होती, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस में हम लोग फ्यूज यूज करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। ये हो गया हमारा सेकंड वाला एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है गीजर, हीटर, जो भी गर्म करने के लिए चीजें होती है, टोस्टर, गीजर, हीटर, टोस्टर, ETC। ये भी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क से बने, कुछ मेटल से बने होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका ये बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करने के कारण बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हल्का करंट भी देंगे तो इसका हीट बहुत निकल जाएगा। उस हीट से हम खाना बना सकते हैं, उस हीट से हम लोग गर्म कर सकते हैं पानी को, उस हीट से हम लोग कुछ भी बना कर सकते हैं, जो भी हीट के रिलेटेड जो भी काम कर सकते हैं वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करें, और हम लोग ग्लो करने के लिए एलॉयज को यूज करते हैं। जो एलॉयज होते हैं हमारे, ये ग्लो करते हैं। क्यों ग्लो करते हैं? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होती है, और क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होती है क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण हीट ज़्यादा आती है, तो ये ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। कौन? एलॉयज।
वही प्योर मेटल की बात करें, प्योर मेटल्स में ऐसा है कि इनके पास रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है, जिसके कारण इन प्योर मेटल्स में बहुत कम क्या कहते हैं ग्लो मिलता है। ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए बड़े होते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट होगा जिसमें ऐसे सारे मेटल्स का रेजिस्टिविटी लिया होगा और मेटल्स लिखे होंगे। ये आपको याद नहीं करना है, बस देख लेना है, एनालाइज करना है। जितना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा हीट आएगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा फ्लो करने में। रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल का या कोई कंडक्टर का। रेजिस्टेंस क्या है, ये ऑपोजिशन है, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये एक ऑपोजिशन है। ये क्या है, एक ऑपोजिशन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं पावर क्या होती है। पावर है हमारा रेट ऑफ वर्क डन, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूडी लिख लो। रेट ऑफ वर्क डन को हम लोग क्या करते हैं, पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम इसका फॉर्मूला। ओके, हम जब वर्क डन करेंगे, हम लोग वर्क डन मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हीट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये 1 सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है, वो वर्क डन कर रहा है, या कितना हीट रिलीज कर रहा है, वही हमारा पावर है। क्या बोला, फिर से बोलूं, 1 सेकेंड में कितना हीट रिलीज हो रहा है, कितना हीट लग रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को हम पावर कहते हैं। यही इसका मतलब है। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है, याद रखो। पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वॉट है। तो अभी हम लोग जो पहले फॉर्मूला यूज किए थे, P इज इक्वल टू H/T, पहले H में क्या आएगा, I स्क्वायर बाई RT बाई T, टी कट गया, इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, ये भी कट गया। इसको हमें पढ़े थे VIT बाई T, ये भी कट गया। अब पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर R, और क्या हो गया V स्क्वायर बाई R, और क्या VI, हमारे पास ये 3 फॉर्मूला आ चुके हैं। तो हम लोग एक कमर्शियल, ये हो गया हमारे पास पावर का फॉर्मूला। बस ये चारों फॉर्मूले, 3 फॉर्मूला आपको याद रखने, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। ये 4 फॉर्मूला अभी आपको याद करना है। लास्टली भी याद रखते, कमर्शियल यूनिट में हम लोग जो यूज करते हैं पावर को, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में जो भी यूज करते हैं, तो बिल आती है आपको, वो कमर्शियल है, वो हम किस में करते हैं, वॉट्स में जो करते हैं। 1 किलोवाट जो होती है ना, किलोवाट आवर, वो होती है अराउंड 3.6 इंटू 10 टू पावर 8 होती है, हाँ, इंटू 10 टू पावर 8 वॉट्स होती है। ये कैसे आया बताता हूँ। 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब 1000 वॉट्स। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, कि हम हमेशा वॉट्स को सेकंड्स में रखना होगा, 3600। तो अगर इनसे हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5 6, 10 टू पावर 6 आएगा, 6, मतलब मैं गलत था, 10 टू पावर 6 वॉट्स ऐसे पकड़े, ये ऐसे हमें पता चला। तो टोटल कितना होगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 वॉट्स हम लोग 1 किलोवाट कहते हैं, जिसे हम यूज करते हैं अपने कमर्शियल यूजेस के लिए। आपका 3 किलोवाट का, आपका 100 किलोवाट का आपका इलेक्ट्रिक बिल आया है, 200 किलोवाट का इलेक्ट्रिक बिल आया है, तो हम लोग ऐसे ऐसे यूज करते हैं। ये हमारा कमर्शियल यूनिट हो गया। लास्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हॉर्स पावर कितनी, एक हॉर्स पावर कितना होता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट, वेरी गुड। और यहाँ से पावर वर्क डन भी खत्म हो चुका है। तो अभी बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये वाला 100% होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑल फॉर्मूलास। मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करें, क्वेश्चन ऑफ ऑल फॉर्मूलास, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ
क्या बताया, थ्योरी बताइए, सिर्फ मैंने आपको थ्योरी बताई है। थ्योरी बताने के बाद क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कब ये यूज करना है, कब ये यूज करना नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चंस कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए 10th क्लास में, बाकी क्लासेस में मतलब हो सकता है न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दो, बोर्ड्स में ज़्यादा कम मिल सकता है, लेकिन प्री बोर्ड्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स दे दो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है। तो अभी हम एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूलास लिख जाते हैं, एक जगह पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, Q इज इक्वल टू एन, यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हम लोगों ने पढ़ा था करंट का मीनिंग क्या होती है, क्यू टी मतलब चार्ज है, ये टाइम है, ये करंट है। इसमें हम लोगों ने क्या, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। ये हम पोटेंशियल के बारे में बात किए थे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ओम्स लॉ पढ़े थे, वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। आर का मतलब क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, आर में जो प्रोपोर्शनली हटा के क्या पढ़े थे, रेजिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये एक पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, पावर और उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्वल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ऐसे होती जाती है। जो और ऐसे अगर दो रेजिस्टेंस है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, R1 प्लस R2। नेक्स्ट हम पढ़े थे R इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए, किसके लिए, सीरीज के लिए। अब किसके लिए, पैरेलल के लिए। पैरेलल के लिए 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 प्लस 1 by R3 प्लस डॉट डॉट ऐसे जाती रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास कहूँ दो रेजिस्टेंस है, तब फॉर्मूला क्या हो जाती है, R इज इक्वल टू R1 R2 by R1 प्लस R2। वेरी गुड। और हम आए थे पावर पढ़ने। पावर में सबसे पहले हम क्या पढ़े, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इसके क्वेश्चन एप्लीकेशंस बहुत सारे रहेंगे। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू टी। इसमें हम लोग क्या पढ़े, H इज इक्वल टू वी आई टी। इसमें हम लोग क्या पढ़े, पावर में पढ़े थे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। उसमें हम लोग क्या पढ़े, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई R। उसमें हम लोग क्या पढ़े, P इज इक्वल टू वी आई। उसमें हमें क्या पढ़ना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये टोटल 14 हमारे पास फॉर्मूलाज है, जिसको आप याद करके रखना पड़ेगा। ओके, टोटल 14 हमारे पास हो गए। फिर इसके बाद ये भी याद कर लो, H इज इक्वल टू पी, मतलब ये ऐसा है, ये मैं बोला था H बाई टी भी कह सकते हैं, इधर बस एक एक फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना चाहिए। और मैं अगली क्लास में चाहूँगा कि ये सारे फॉर्मूलास आपको याद रखें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो बस आपका इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी वाइज चैप्टर खत्म है। ऐसा कोई कंटेंट नहीं। अगर कोई भी कंटेंट आपको लगता है मिस हो गया या आपको समझ में नहीं आया, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताया जा सकता है, मैं बाद में फिर बता दूंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है, मैं तो बता ही सकता हूँ, टाइम भी बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आज कल इतना ही। और इलेक्ट्रिसिटी का बस थ्योरी खत्म हो चुकी है, तो बच्चे ये तो बस एक ही चीज़ है, वो है प्रैक्टिकल थिंकिंग। मतलब वही थ्योरेटिकली कितना कुछ बहुत कुछ बच गया, खत्म हो चुका, बचा है तो प्रैक्टिस के लिए बचा है। तो आज के लिए इतना ही, और ठीक है, बाय बाय।